नमस्ते। एजुवर्स में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय मंदिर वास्तुकला की उस गली में चलेंगे जहां उत्तर और दक्षिण के रास्ते आकर मिलते हैं। एक ऐसी शैली जहां नागर मंदिरों की ऊंचाई और द्रविड़ मंदिरों का फैलाव वो एक दूसरे में जैसे घुल मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं वेसर शैली की, जिसे भारतीय वास्तुकला का गोल्डन हाइब्रिड भी कहा जा सकता है। नागर और द्रविड़ पर हमारी पिछली बातचीत के बाद आज हम दक्कन के पठार पर पनपी इस अनोखी शैली की परतें खोलेंगे। हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि वेसर क्या है, बल्कि ये महसूस करना है कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी खासियतें क्या हैं और ये उस दौर के सांस्कृतिक लेन देन का सबसे बड़ा सबूत क्यों है। हम इसकी तारे जैसी बनावट से लेकर शीशे की तरह चमकते खंभों तक हर पहलू को करीब से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, वेसर। ये कहां से आया? इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका नाम ही इसकी पहचान है। ये संस्कृत शब्द विश्र से निकला है, जिसका सीधा मतलब है मिश्रण, या यूं कहें कि खच्चर, जो दो अलग नस्लों का संगम होता है। कुछ लोग इसे मजाक समझ सकते हैं, लेकिन असल में ये नाम ही सब कुछ बता देता है। इसे चालुक्य शैली या कर्नाटक द्रविड़ शैली भी कहते हैं, क्योंकि ये फली फूली तो वहीं। और ये मिश्रण सिर्फ नाम में नहीं बल्कि इसके भूगोल में भी है। मतलब ये शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच ठीक उस जगह पर पनपी, जो उत्तर और दक्षिण भारत को एक तरह से जोड़ता भी है और अलग भी करता है। बिल्कुल, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उस इलाके के भूगोल की वजह से होना ही था, और कलाकारों ने उसे बड़ी खूबसूरती से पत्थर में उतारा। आप सोचिए, एक तरफ से उत्तर के कारीगर अपनी परंपराएं ला रहे हैं, दूसरी तरफ से दक्षिण के। जब ये दोनों एक ही जगह एक ही मंदिर पर काम करेंगे तो क्या होगा? एक नई भाषा का जन्म होगा। वेसर शैली वही भाषा है, पत्थर में लिखी गई एक मिली जुली भाषा। तो ये भाषा ये रातों रात तो नहीं बन गई होगी। इसका विकास कैसे हुआ? क्या इसके कुछ चरण थे? हाँ, इसे समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला था शुरुआती दौर, मतलब 6वीं से 8वीं शताब्दी, जब बादामी के चालुक्य राजा राज करते थे। ऐहोल और पट्टदकल जैसी जगह वो उनकी प्रयोगशाला थीं, उनका एक्सपेरिमेंटल स्टूडियो। ऐहोल को तो भारतीय वास्तुकला का पालना भी कहते हैं। प्रयोगशाला, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। मतलब वहां के आर्किटेक्ट जानबूझकर नए नए प्रयोग कर रहे थे। हाँ, आप पट्टदकल जाकर ये खुद देख सकते हैं। वहां एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको द्रविड़ शैली का विरूपाक्ष मंदिर भी मिलेगा और नागर शैली का पापनाथ मंदिर भी। और पापनाथ मंदिर तो वेसर का एक बेहतरीन शुरुआती उदाहरण है। उसकी नींव और ढांचा तो द्रविड़ जैसा है, लेकिन जैसे ही आपकी नजर ऊपर उठती है, उसका शिखर नागर शैली की तरह घुमावदार हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का मिक्स एंड मैच था। हाँ, वे देख रहे थे कि कौन से तत्व साथ में अच्छे लगते हैं और कौन से नहीं। सही कहा। और ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है, क्या वे सचेत रूप से एक नई शैली बना रहे थे, या ये बस अलग-अलग कारीगरों के साथ काम करने का एक स्वाभाविक नतीजा था? पट्टदकल को देखकर तो यही लगता है कि एक सचेत प्रयास था। वो दोनों शैलियों की ताकत को मिलाकर कुछ नया, कुछ बेहतर बनाना चाहते थे। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, जो हम इसके दूसरे और परिपक्व चरण में आते हैं, 11वीं से 13वीं शताब्दी, जब कल्याणी के चालुक्य और खासकर होयसल राजाओं का दौर आया। यहां आकर तो वेसर शैली ने जैसे अपनी अलग ही पहचान बना ली। और उस पहचान को बनाने में एक चीज ने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई। होयसल कलाकारों ने एक ऐसा बदलाव किया जो सुनने में छोटा लगता है, पर उसका असर बहुत बड़ा था। उन्होंने पत्थर बदल दिया। उन्होंने कठोर ग्रेनाइट की जगह नरम साबुन जैसा पत्थर यानी सोपस्टोन का इस्तेमाल शुरू किया। सोपस्टोन, मैंने सुना है कि इस पर नक्काशी करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल, ये पत्थर जब खदान से नया नया निकलता है तो मक्खन जैसा मुलायम होता है, और कारीगर उस पर किसी जौहरी की तरह बारीक से बारीक डिजाइन बना सकते थे। गहनों की डिटेलिंग, कपड़ों की सिलवटें, चेहरे के भाव, सब कुछ। और हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद यही पत्थर ग्रेनाइट जितना ही मजबूत हो जाता है। इस एक बदलाव ने मंदिर निर्माण को वास्तुकला से मूर्तिकला में बदल दिया। वाह! तो चलिए इस मूर्तिकला की बनावट को समझते हैं। मैंने इन मंदिरों की तस्वीरों में देखा है कि ये चौकोर नहीं होते, बल्कि बाहर से किसी सितारे की तरह दिखते हैं।
ये तारांकित योजना या स्टेलेट प्लान क्या है? ये वेसर शैली की सबसे बड़ी पहचान है। नागर या द्राविड़ मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार आधार पर बनते हैं। लेकिन हॉयसल कलाकारों ने सोचा, अगर हमें ज्यादा नक्काशी करनी है तो हमें ज्यादा सतह चाहिए। तो उन्होंने दीवारों को सीधा बनाने के बजाय जिगजैग पैटर्न में बनाया। इससे नक्काशी के लिए कैनवास लगभग 2 गुना हो गया। सिर्फ कैनवास ही नहीं, इससे तो रोशनी और छाया का खेल भी पूरी तरह बदल जाता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका दूसरा कमाल है। जैसे जैसे दिन में सूरज घूमता है, इन जिगजैग दीवारों पर पड़ने वाली रोशनी और छाया बदलती रहती है। इससे मंदिर स्थिर नहीं बल्कि हर पल जीवंत और बदलता हुआ महसूस होता है। मैंने ये भी देखा है कि ये मंदिर सीधे जमीन पर नहीं बने होते, बल्कि एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं। क्या ये सिर्फ उन्हें भव्य दिखाने के लिए था या इसका कोई और मकसद भी था? उसे जगती कहते हैं और इसके 2 बड़े मकसद थे। पहला, जैसा आपने कहा, मंदिर को एक शानदार मंच देना, और दूसरा, ये भक्तों के लिए प्रदक्षिणा पथ का काम करता था। मतलब परिक्रमा मंदिर के अंदर गर्भगृह के चारों ओर ही नहीं बल्कि बाहर इस चबूतरे पर भी होती थी। अच्छा, मतलब अगर कोई भक्त मंदिर की परिक्रमा कर रहा हो तो उसे कहानी दिखती है परत दर परत? एकदम। ये एक तरह का खुला हुआ कला संग्रहालय था। भक्त जगती पर चलते हुए दीवारों पर उकेरी गई कथाओं को पढ़ते थे। ये एक विजुअल सफर है। जैसे आप सबसे नीचे नींव के पास हाथियों की कतार गजधरा देखते हैं, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है, मानो पूरी दुनिया का बोझ उठाए हुए हैं। फिर नजर थोड़ी ऊपर उठती है तो घोड़े अश्वत्थारा दिखते हैं, जो गति और पराक्रम के प्रतीक हैं। फिर पौराणिक जीव यली और हंस, और सबसे ऊपरी पट्टियों में रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के किस्से, पत्थर पर उकेरी गई एक कॉमिक स्ट्रिप की तरह। लेकिन दीवारों से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो इन मंदिरों के खंभे हैं। मैंने सुना है कि वे लेथ टर्न्ड हैं। 1 मिनट, ये बात मेरे लिए हजम करना मुश्किल है। मतलब आज हम लकड़ी के लिए लेथ मशीन इस्तेमाल करते हैं, वे लोग 12वीं सदी में विशाल पत्थर के खंभों के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये वाकई हैरान करने वाला है, और ये उस युग की इंजीनियरिंग का शिखर है। वे विशाल गोल पत्थर के ब्लॉक को एक धुरी पर रखकर घुमाते थे और फिर छेनी से उसे तराशते थे। नतीजा, एकदम गोल, चिकने और शीशे की तरह चमकदार खंभे, जिन पर बनी गोलाकार धारियां इतनी सटीक होती हैं कि हाथ से बनाना नामुमकिन लगता है। और इन खंभों के ऊपर वो खूबसूरत मूर्तियां भी तो होती हैं। हाँ, उन्हें मदनिका या सालभंजिका कहते हैं। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये असल में कोष्ठक यानी ब्रैकेट का काम करती हैं, जो छत के वजन को सहारा देती हैं। कला और इंजीनियरिंग का इससे बेहतर संगम मिलना वाकई मुश्किल है। हर मूर्ति की अपनी एक अदा है। कोई नाच रही है, कोई आईने में देखकर श्रृंगार कर रही है, कोई तोते से बात कर रही है। इन खम्भों और दीवारों की नक्काशी तो जमीन से जुड़ी हुई है, लेकिन जब कोई अपनी नजर ऊपर उठाता है तो वेसर शैली का शिखर भी तो कुछ अलग ही कहानी कहता होगा। वो नागर जैसा ऊंचा है या द्रविड़ जैसा सीढ़ीनुमा? वो दोनों का मिश्रण है। उसका आकार द्रविड़ शिखर की तरह पिरामिड जैसा होता है, यानी मंजिल दर मंजिल छोटा होता जाता है। लेकिन उसकी मंजिलें इतनी दबी हुई और सजावटी होती हैं कि दूर से देखने पर वो नागर शिखर की तरह घुमावदार या वक्राकार लगता है। ये न तो पूरी तरह सीधा है, ना ही पूरी तरह घुमावदार। हॉयसल मंदिरों में शिखर की ऊंचाई पर ज्यादा जोर नहीं था, जोर फैलाव और अलंकरण पर था। और मंदिर के अंदर की छतें, क्या वे भी इतनी सजावटी होती हैं? बिल्कुल, उन्हें भुवनेश्वरी कहते हैं, और वे सपाट नहीं होती। वे अंदर से गुंबद जैसी होती हैं और उन पर कमल के फूल, ज्यामितीय डिजाइन और देवताओं की तस्वीरें उकेरी जाती हैं। कुछ छतें तो ऐसी लगती हैं जैसे पत्थर से बना कोई झूमर लटका हो। तो एक तरह से होयसल कलाकारों ने न सिर्फ एक नया स्टाइल बनाया, बल्कि मंदिर को देखने और महसूस करने का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल, उन्होंने मंदिर बनाने की पूरी फिलॉसफी ही बदल दी। ग्रेनाइट के साथ आप एक आर्किटेक्ट की तरह सोचते हैं, बड़े मजबूत ब्लॉक्स, लेकिन नर्म सोपस्टोन के साथ आप एक जौहरी की तरह सोचते हैं, बारीक महीन काम। इसी सोच ने तारांकित योजना को जन्म दिया, क्योंकि उन्हें नक्काशी के लिए कैनवस बड़ा करना था। और जब कैनवस बड़ा हो गया तो उन्होंने उसे खाली छोड़ना गवारा नहीं किया। यही हॉरर वैक्यूई है, यानी खाली जगह से डर।
ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं, बल्कि ये विश्वास था कि पत्थर का हर इंच ईश्वर की महिमा का गुणगान करना चाहिए। चलिए अब कुछ असली मंदिरों की बात करते हैं जिन्हें होयसल त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। शुरुआत बेलूर के चेन्नकेश्वर मंदिर से करते हैं। इसकी क्या खासियत है? इसमें एक ही गर्भगृह है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके मंडप के 48 खंबे हैं और हर एक का डिजाइन अलग है। इनमें से नरसिंह स्तंभ तो एक अजूबा है। कहा जाता है कि ये कभी अपनी धुरी पर घूम सकता था, हालांकि अब इसे जैम कर दिया गया है। और यहाँ की मदनिका मूर्तियों की खूबसूरती तो दुनिया भर में मशहूर है। इसके बाद आता है हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर। मैंने सुना है कि ये मंदिर कभी पूरा ही नहीं हो पाया। हाँ, ये सच है। ये 1121 में बनना शुरू हुआ था और ये एक द्विकुट मंदिर है जिसमें शिव के लिए 2 गर्भगृह हैं, लेकिन बाहरी आक्रमणों की वजह से ये अधूरा रह गया। पर इसकी खूबी इसी अधूरेपन में है। इसकी बाहरी दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों की इतनी कहानियां उकेरी गई हैं जितनी शायद किसी और मंदिर पर न हो। यहाँ की द्वारपाल मूर्तियों को देखकर तो लगता है जैसे वे पत्थर की नहीं बल्कि धातु की बनी है। अधूरा होते हुए भी ये होयसल कला का शिखर माना जाता है। और इस कड़ी का तीसरा मंदिर सोमनाथपुरा का केशव मंदिर, ये बाकी दोनों से कैसे लगे? केशव मंदिर 1268 में बना और ये होयसल शैली के सबसे परिष्कृत दौर का नमूना है। ये एक आदर्श त्रिकुट मंदिर है, मतलब 3 गर्भगृह। ये अपनी समरूपता, अपनी सिमेट्री और बेहतरीन संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की छतों की नक्काशी लाजवाब है। अंदर से छतें ऐसी लगती हैं जैसे केले के फूल उल्टे लटक रहे हों। ये इतना सटीक और सुंदर है कि यकीन करना मुश्किल होता है। तो इन परिपक्व होयसल मंदिरों की जड़ों को समझने के लिए हमें पट्टदकल और ऐहोल वापस जाना होगा, है ना? जैसे पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर। बिल्कुल, विरूपाक्ष मंदिर जो 740 ईस्वी में बना था, तकनीकी रूप से तो द्रविड़ शैली का है, लेकिन उसमें उत्तर भारतीय तत्वों का जो इस्तेमाल शुरू हुआ, वहीं से वैसर शैली की नींव पड़ी। और ऐहोल का दुर्गा मंदिर तो और भी अनोखा है। उसकी बनावट गज पृष्ठाकार है, यानी अगर आप ऊपर से देखें तो मंदिर का पिछला हिस्सा एक बैठे हुए हाथी की पीठ जैसा गोल दिखता है। ये बौद्ध चैत्य हॉल से प्रेरित डिजाइन है। यह दिखाता है कि वैसर शैली सिर्फ नागर द्रविड़ का नहीं बल्कि कई और परंपराओं का भी मिश्रण थी। एक और बात जो मुझे हैरान करती है, इनकी निर्माण तकनीक। स्रोत बताते हैं कि इनमें सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये हजारों साल से खड़े कैसे हैं? ये इंटरलॉकिंग तकनीक का कमाल है। पत्थरों को इस तरह काटा और तराशा जाता था कि वे एक दूसरे के खांचों में फंस जाएं। वे गुरुत्वाकर्षण और अपने ही भार से एक दूसरे को थामे रहते हैं। और एक और बहुत ही दुर्लभ बात जो स्रोत में बताई गई है, वो ये है कि यहाँ के कलाकारों ने अपनी कृतियों पर अपने नाम लिखे हैं, अपने हस्ताक्षर किए हैं। सच में ये तो बहुत ही अनोखी बात है। भारतीय कला तो ज्यादातर गुमनामी रही है, उसका श्रेय तो राजा को मिलता था। यही तो। मली तम्मा जैसे शिल्पकारों का नाम कई होयसल मंदिरों में मिलता है। वे उस दौर के सुपरस्टार रहे होंगे। ये दिखाता है कि होयसल समाज में कलाकार को कितना सम्मान दिया जाता था। ये सिर्फ एक सामूहिक काम नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत प्रतिभा की भी कद्र थी। तो इन सब का क्या मतलब है? वेसर शैली सिर्फ 2 शैलियों का कॉकटेल नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा, विकसित और कलात्मक संवाद है। ये वो शैली है जहाँ इंजीनियरिंग और कल्पना एक हो गए और पत्थर को मोम की तरह तराशा गया। ये दक्कन की अपनी आवाज है, जो न पूरी तरह उत्तर की नकल करती है न दक्षिण की। और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत बताता है कि मल्ली तम्मा जैसे कलाकारों ने अपने काम पर दस्तखत किए उस युग में जब ज्यादातर कला गुमनाम थी और उसका श्रेय राजा को मिलता था। ये कलाकारों की अपनी पहचान के बारे में क्या कहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस शैली ने बारीक से बारीक नक्काशी और अलंकरण को इतना महत्व दिया, उसी ने आखिरकार उस नक्काशी के पीछे के हाथ को, उस कलाकार को भी उसका व्यक्तिगत श्रेय दिलाया? जहां हर मूर्ति एक मास्टरपीस थी, वहां उस मास्टर को कैसे अनदेखा किया जा सकता था?